Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. आजकल पश्चिमी मीडिया में नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का परिवार सुर्खियों में है। पर इस बार वजह शर्मनाक है, दर्दनाक है और सांसें रोक देने वाली है। नमस्कार, मैं हूं हेमा जोशी। आप देख रहे हैं साहित्य तक। क्या कहा जाए जब कोई पिता अपनी ही बच्ची का यौन शोषण करे, वह भी तब जब यह घटना पढ़े लिखे परिवारों में हो। केवल पढ़ा लिखा परिवार ही नहीं, बल्कि वह परिवार जो नोबेल पुरस्कार विजेता भी हो। मैं आज आपको एक ऐसे ही परिवार की रहस्यमयी कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, पर रहस्यमयी है। रहस्यमयी इसलिए क्योंकि एक माँ जिसके पति का अपनी ही बेटी के द्वारा बार बार रेप किया गया, इस पूरी बात की सच्चाई जानने के बाद भी उसने इस बात को अपने मन में दबाए रखा और कभी दुनिया के सामने नहीं आने दिया। कनाडा के टोरंटो स्टार में प्रकाशित एक लेख में नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो की बेटी एंड्रिया ने अब खुलासा किया कि उसके सौतेले पिता ने बचपन में उसका यौन शोषण किया था। नोबेल पुरस्कार विजेता की बेटी ने बताया कि जब वह 9 साल की थी, तब सौतेले पिता गेराल्ड फ्रेमलिन, जो कि उसके सौतेले पिता हैं, ने उसके साथ बार बार रेप किया था। एलिस मुनरो को पता था कि उसका पति बेटी का यौन शोषण कर रहा है, तब भी वह चुपचाप उसके साथ रही। बता दें कि एलिस मुनरो नोबेल पुरस्कार से पहले अपने संवेदनशील लेखन की वजह से, शॉर्ट स्टोरीज की वजह से जानी जाती थी और इसी साल 13 मई को उनका निधन हो गया। क्या है पूरी कहानी, विस्तार में आपको बताते हैं। एलिस मुनरो को 2013 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। वह नोबेल पाने वाली पहली कनाडाई लेखिका थी। एलिस मुनरो की बेटी एंड्रिया रॉबिन स्किनर ने कनाडाई अखबार टोरंटो स्टार में लेख लिखकर अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न और इस पर अपनी मां की चुप्पी का अब खुलासा किया है। एंड्रिया ने लिखा कि उसके सौतेले पिता गेराल्ड फ्रेमलिन ने पहली बार 1976 में उसके साथ रेप किया था। तब वह केवल 9 साल की थी। उसके पिता की उम्र करीब 50 साल थी। वे ओटारियो के क्लिंटन में स्थित एलिस मुनरो के घर में अपने बिस्तर पर सो रही थी। इस समय फ्रेमलिन ने उनके साथ रेप किया। एंड्रिया ने लिखा, एक रात जब उसकी माँ घर से बाहर गई हुई थी तो सौतेले पिता मेरे बिस्तर पर चढ़ गए। उन्होंने मेरा यौन उत्पीड़न किया। इस घटना के बाद वह इतनी सदमे में आ गई थी और बिस्तर से उठ तक नहीं पाती थी। उन्हें सुबह उठते ही माइग्रेन का पहला दर्द हुआ था। बाद में यह लंबे समय तक रहने वाली बीमारी बन गई। अपनी बात में वे आगे कहती हैं कि एक दिन वो दोनों कार में अकेले थे और इस दौरान उसके सौतेले पिता ने उसे शो मी नाम का खेल खेलने के लिए कहा। जब उन्होंने इस खेल को खेलने से मना किया तो उन्होंने मुझे अपने सेक्स जीवन के बारे में बताने के लिए मजबूर किया। साथ ही उन्होंने मुझे अपने सेक्स जीवन के बारे में बताया। एंड्रिया शुरू में नहीं चाहती थी कि उसकी माँ को इस बात के बारे में पता चले। एंड्रिया ने लिखा, मुझे पहले तो राहत मिली कि पिता ने अभी तक माँ को इस बारे में नहीं बताया है कि उसने उसके साथ क्या किया। वो कहती है कि माँ ने बताया कि फ्रेमलिन उससे ज़्यादा मुझे पसंद करते हैं। मुझे लगा कि अगर उसे इस बात का पता चल जाएगा तो वो मुझे ही दोषी ठहराएगी। मुझे लगा कि कहीं वह मर ना जाए। एंड्रिया हर साल गर्मियों में अपनी माँ से मिलने जाती थी। इस दौरान पिता उसके साथ गलत हरकत करता था। एंड्रिया ने लिखा, जब मैं फ्रेमलिन के साथ अकेली होती तो वह अश्लील चुटकुले सुनाता। कार में सफ़र के दौरान वो नंगा हो जाया करता था। वह पड़ोस की छोटी लड़कियों के बारे में बताता था जो उसे पसंद थी। वो मेरी माँ की यौन ज़रूरतों के बारे में भी बताता था। माँ के सामने उन्होंने मुझे बताया कि पहले की संस्कृतियाँ संकोची नहीं थी। बच्चों के लिए वयस्कों के साथ सेक्स करके सेक्स के बारे में सीखना सामान्य माना जाता था। मेरी माँ ने कुछ नहीं कहा। मैंने फर्श की ओर देखा। मुझे डर था कि कहीं मेरा लाल चेहरा वो देख ना ले।
एक दिन जब एंड्रिया अपनी माँ एलिस मुनरो से मिलने गई तो उन्होंने एंड्रिया को एक छोटी कहानी के बारे में बताया जो कि मुनरो ने खुद ही लिखी थी और उन्होंने पढ़ के उसे सुनाई। कहानी में था कि एक लड़की अपने सौतेले पिता द्वारा यौन शोषण के बाद आत्महत्या कर लेती है। कहानी सुनने के बाद एलिस ने एंड्रिया से पूछा उसने अपनी माँ को क्यों नहीं बताया। 1 महीने बाद कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया से प्रेरित होकर एंड्रिया उन्हें एक पत्र लिखती है और आखिरकार एंड्रिया जो है वो बताती है कि उसके साथ उसके पिता ने जो घिनौना कृत्य किया उस दौरान उसके साथ क्या क्या हुआ। जैसे ही एलिस को पता चला एक काल्पनिक चरित्र की कहानी जो उसने एंड्रिया को सुनाई थी, उस कहानी के प्रति सहानुभूति के बावजूद एंड्रिया की माँ के मन में एंड्रिया के लिए ऐसी कोई भी भावना नहीं थी। उसने ठीक वैसा ही व्यवहार किया जैसा कि एंड्रिया को डर था, मानो कि उसे किसी की बेवफाई के बारे में पता चल गया हो। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये खुद एलिस मुनरो की सगी और गेराल्ड फ्रेमलिन की सौतेली बेटी एंड्रिया रॉबिन स्किनर के हैं। एंड्रिया के पत्र के जवाब में फ्रेमलिन ने उल्टा उन्हीं पर आरोप लगाया था, माने कि उनके सौतेले पिता को जब उस लेटर के बारे में पता चला तो उल्टा आरोप उन्होंने अपनी सौतेली बेटी पर लगाया। उन्होंने कहा कि ये घर तोड़ने वाली है। कहा था कि उनकी तस्वीरों के साथ वो जो है सोशल मीडिया पर या अन्य पत्र पत्रिकाओं में दे देंगे, उनको तस्वीरों की धमकी उन्होंने दी। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार फ्रेमलिन ने 2005 में अभद्र हमले के लिए दोषी होने की दलील दी और उसे 2 साल की सज़ा सुनाई भी गई थी। मुनरो और फ्रेमलिन ओटारियो में हुसैन झील के पास रहते हैं जहां ये घटना घटी थी। एंड्रिया जो वर्तमान में एक कलाकार और मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर है, कई वर्षों तक अपने परिवार से अलग रहीं। उनकी बहनों में से एक ने परिवार को इस दर्द से उबारने की इच्छा व्यक्त करने के लिए जो प्रयास किया वह एक महत्वपूर्ण मोड़ जो है वो साबित हुआ। अब सब कुछ कह देने के बाद एंड्रिया का मन शायद हल्का हो गया है, पर यह सवाल तो अब भी है कि क्या वाकई एक बड़ी नोबेल पुरस्कार विजेता लेखिका ने क्या वाकई अपनी बेटी के अपने पति द्वारा किए गए बलात्कार पर संवेदनशीलता नहीं दिखाई। क्या वाकई एंड्रिया अपना परिवार और उसकी इज्जत बचा रही थी? अगर ऐसा ही था तो बीच में मुकदमेबाजी क्यों हुई? और यह भी कि एंड्रिया ने इस कहानी को दुनिया के सामने उजागर करने के लिए माँ के जाने का ही इंतज़ार क्यों किया? जो भी हो, शोहरत और शोषण की ये कहानी पश्चिम में अब भी चर्चा में है। धन्यवाद।